हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 गुणे 7 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7 5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 तरीके 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7 गुना के 14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स लेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 70 रुपीज। कितना, 70 रुपीज, ठीक है। और आपको बायो लेना है तो बायो के लिए आपको 60 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ का 50 रुपीज है। इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश का भी 50 रुपीज है, ठीक है। तो इनका इनका 50-60 रुपीज हम, मतलब अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ लेंगे ना तो आपको सही पड़ेगा, अगर अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। एक ही साथ ले लीजिए 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, 4 सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ले लीजिए। चारों सब्जेक्ट का आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, जेके सर लिखिए, जेके सर लिखिए या एमके सर ये स्टडी लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई चैनल मेरा है, दोनों चैनल एमके सर लिखिए चाहे जेके सर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोग पीडीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरा हल कर लेते हैं ना आप, 3 साल के, 2 साल के या 4 साल के पीडीएफ हल कर लेते हैं तो आपका 90% या 85% लाने में कोई नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो आज और आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए। स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का सेट 2 करेंगे जिसका कोड 324 EY है। 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने इसका सेट 1 किया था 324 EX, है ना। उसका सॉल्यूशन आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। और आज हम 324 EY को करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक ए जो है वो वर्गाव्यू है। वर्गाव्यू मीन्स, वर्गाव्यू तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना, 2/2 या 3/3 का कोई क्या होगा, एक मैट्रिक्स है। जैसे 2/2 हो गया या 3/3 का हो गया, 4/4 का हो गया, ठीक है ना। तो इसने वर्गाव्यू का है और एक कंडीशन दी है कि ए स्क्वायर बराबर ए है। अब हमें ये इसका आंसर निकालना है कि ये क्या होगा, a + i का होल क्यूब - 7a। इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो क्या होगा, a³ + b³ + 3a² b, 3a² b, a ये है, b ये है ना, और प्लस में 3ab² 3ab² और माइनस में ये 7a एज इट इज़, ये वाला 7a एज इट इज़, ठीक है ना। देखिए अब क्या होगा, a³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a² × a प्लस, अच्छा ये जो i है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी तत्समकाव्यू।
जो ये 1 0 1 0 0 1 0 ये वाला मैट्रिक्स होता है ना, सॉरी 0 1 ये वाला। अच्छा, ये मैट्रिक्स ऐसा है कि इसकी इसमें गुना करोगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आई का क्यूब कर लो चाहे पावर में 4 कर लो, ये रहेगा आई ही, तो हाँ आपका ये आई ही आ जाएगा प्लस, और आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, चलो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर की जगह ए रख लेते हैं। यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए रख लिया क्योंकि गिवन है पहले से ही, है ना, ये पहले से गिवन है। और प्लस में ये आ गया 3a, आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही रहेगी, माइनस 7a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू में ए रख सकता हूँ तो ये मेरे पास ए हो जाएगी, और ए पहले से है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आई आएगा, प्लस यहाँ पे 3a है, इसको 3a ही रखेंगे, प्लस यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई किसी आई में करोगे यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करोगे तो वो वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगी, तो इसका मतलब 3a ही रहेगा यहाँ पर, और माइनस के 7a। अब ये क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे भी ए रख सकता हूँ तो ये ए हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 और 3 6a है ना, 6a और एक ए ये वाला, तो ये 7a हो गए पूरे, और माइनस के 7a ये है, और प्लस में आई ये बीच में यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया, 7a माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा और ये बचेगा आई, तो आई आ जाएगा। तो आई कोई सा ऑप्शन है आपके पास जी, थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाकलन कीजिए कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन में बताया है कि जब भी कोस स्क्वायर एक्स का या साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन आए, या साइन क्यूब एक्स का कोस क्यूब एक्स का समाकलन आए, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको फॉर्मूले से वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला उसका इंटीग्रेशन आ जाए, तो आप कोस टू एक्स के फॉर्मूले में से इसकी वैल्यू निकाल करके रख लेना, तब उसका इंटीग्रेशन करना। देखिए कोस टू एक्स में कोस स्क्वायर एक्स में कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो क्या आएगी, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ये बनेगा आपका कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2, है ना, ये बनेगा ना, बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, इजीली हो जाएगा बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx। इसकी जगह यहाँ साइन स्क्वायर एक्स भी दे सकता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर ये वाला लगा लेना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ये भी कोस 2x का होता है ना ये, और अगर कोस क्यूब एक्स आ जाए तो कोस 3x वाले फॉर्मूले में से निकाल लेना, साइन क्यूब एक्स आ जाए तो साइन 3x वाले फॉर्मूले में से निकाल लेना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है उसको हम बाहर दे दिया, कोस 2x का जो समाकलन होगा वो तो होगा साइन 2x, और जो x के मल्टीप्लाई में है वो पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 जो बचा इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x, y में 4 आ जाएगा, और प्लस x/2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा c। देखिए कोई सा है क्या यहाँ पर, साइन 2x अपॉन 4 प्लस x/2 प्लस c, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। देखिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन आपका ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि आई डॉट आई जे डॉट जे माइनस के डॉट के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आई डॉट आई आपके पास क्या होता है, आई डॉट आई जब किसी मात्रक सदिश की उसी मात्रक सदिश में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही आता है। ठीक है, और जे डॉट जे भी 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, इसी तरह के डॉट के भी 1 होगा। ठीक है ना, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट दूसरा होता वो 1 ना होता, ठीक है ना, तो ये 1 होते हैं, तो यहाँ पे आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो -1 हो गया, और फिर प्लस में जे डॉट जे भी 1 हो गया, और फिर माइनस में के डॉट के भी 1 हो गया, तो यहाँ से एक कट जाएगा, -1 बचेगा, तो -1 ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं गह क्वेश्चन पर। गह क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की घात क्या होगी। देखिए ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव देखना है किसका है। ठीक है ना, ये तो इसका तो एक भी बार डेरिवेटिव नहीं हुआ, यानी एक भी बार अवकलन नहीं हुआ, इसका एक बार अवकलन हुआ है, तो और इसका 2 बार अवकलन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि तो हो जाएगी 2। ठीक है ना, इसकी समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी 2, और उस कोटि पर यानी जो सबसे ज़्यादा वाली कोटि है उस कोटि पर जो घात होगी, उस कोटि पर जो घात होगी वही इस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसके ऊपर यानी सबसे ज़्यादा वाली कोटि जो है उसके ऊपर जो घात होगी वही इस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी, तो इसकी घात क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ए आपका सेट ये है, बी ये सेट है। देखिए बहुत आसानी के साथ बताएंगे आपको, ये है आपके पास ए सेट है, ए बी सी ए सेट, और ये आपके पास दूसरा सेट है बी, है ना, इसके अंदर पड़े हैं आपके पास एलिमेंट 2 3 4। अब ये कह रहा है तो ए से बी तक फलन कौन सा होगा, इनमें ए से बी तक फलन देखना है हमें। अब देखिए बस यहाँ क्या होना चाहिए,
इन एलिमेंट जो ए के एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, इनमें कोई भी छूटा नहीं होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए बी के अंदर, यानी हर एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कोई एक एलिमेंट 2 के साथ ना जुड़ा हो, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए 2 के साथ भी जुड़ रहा है, ए 3 के साथ भी जुड़ रहा है, मतलब ये ए जाकर के 2 के साथ भी जुड़ रहा है और 3 के साथ भी जुड़ रहा है, तो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में कोई एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, तो आपका ये कट हो जाएगा ऑप्शन। सेकंड में चलते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है, ए 2 पे जुड़ रहा है, 3 पे भी और 2 पे भी, तो ये भी गलत हो गया। ए 3 पे जुड़ रहा है, बी 2 पे जुड़ रहा है, सी 3 पे जुड़ रहा है, यानी ये आपका सही हो सकता है ना, ये आपका सही हो सकता है। देखते हैं एक बार हम, ए 3 पर जुड़ रहा है, यानी ए 3 पर जुड़ रहा है, बी 2 पर जुड़ रहा है और सी 3 पर जुड़ रहा है, सी भी 3 पर जुड़ रहा है, तो सी 3 पर जुड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सही है मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं हम क्या होगा, यहाँ पर A2 B4 B3, बी 2 पे जुड़ रहा है, 4 पे भी और 3 पे भी, तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है बिल्कुल, है ना। इसमें छूट जाए, लेकिन इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना छूटे जो किसी से ना जुड़ रहा हो, ठीक है ना। और यहाँ देखें, यहाँ पे सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं और किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज भी नहीं मिल रही, यानी 2 प्रतिबिंब भी नहीं मिल रहे, एक ही प्रतिबिंब है सबका, तो इसका मतलब ये फलन है और आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का क्या क्वेश्चन, जो दूसरे का क्या क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बताओ। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, हमें वो देखना है, तो ये होती है tan 60 की वैल्यू, यानी tan π/3 माइनस ये sec इनवर्स है, और sec इनवर्स, ये sec इनवर्स एक तरीके से थीटा है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, sec इनवर्स अगर मेरे पास माइनस थीटा होता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। अगर कोस में ऐसा ही होता तो कोस में भी मैं ऐसे ही लिख सकता था, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई माइनस sec इनवर्स 2, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा इसका थीटा, है ना, और ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस है। अब ये क्या हो जाएगा, tan से tan हट करके यहाँ तो बनेगा π/3 माइनस, यहाँ पे माइनस के पाई बचा, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया sec इनवर्स, और आपका जो sec में 2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है आपकी sec π/3 की, यानी ये भी 60 की होती है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, sec से sec हट करके π/3 मिलेगा, π/3 माइनस पाई और प्लस के π/3, π/3 2 π/3 हो जाएगा, 2 π/3 माइनस पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस π/3, तो आपका माइनस π/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसको हम a मान लेते हैं, वेक्टर a है, और दूसरा है कि इस पर लंबवत है, अच्छा ये वाला सदिश इस वाले सदिश पर लंबवत है, इसको हम b मान लेते हैं, माना ये b है आपके पास, i कैप माइनस 4j कैप और प्लस के लैम्डा k कैप, ये दोनों लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लंबवत में बहुत आसान कंडीशन है, जब 2 वेक्टर यानी 2 सदिश आपस में लंबवत हों, तो हम आपस में लंबवत हों यानी परपेंडिकुलर हों, तो उसकी एक कंडीशन ये कहती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं, परस्पर यानी आपस में लंबवत हैं, तो कंडीशन क्या कहती है कि a डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप इसके साथ, और इक्वल्स टू रख दो क्या आपके पास 0। अब देखिए जब i की i में होगी तो i डॉट i 1 हो जाएगा, और 2 डॉट 1 यानी 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। i की j में करेंगे 0 हो जाएगा, i की k में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर j की j में करके ही 1 मिलता है, तो ये आ जाएगा प्लस के 1 और माइनस के 4, 1 इसका माइनस 4 इसका, फिर आ गया वो प्लस k की k में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई होगी लैम्डा में, ठीक है, इक्वल्स टू आएगा 0, तो कितना बचेगा 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से -2 बचेगा, -2 उधर जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है 0.6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 0.3 है, और एक और दे रखी है इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0.18 है ना। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि P ऑफ B ओवर A यानी सशर्त प्रायिकता, एक घटना हो चुकी है B की, वो पूछ रहा है ना। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपका या तो सशर्त प्रायिकता का या स्वतंत्र घटना का,
आपको एक क्वेश्चन देखने को ऐसा ही मिलेगा एक नंबर में, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। देखिए इसका फॉर्मूला कहता है कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और अपॉन में नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाले की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, दोनों एक ही बात है, तो यानी ये वाली तो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम 0.18, और पी ऑफ ए यानी 0.6 आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.3 आ जाएगी ना, 0.3, इसको कैंसिल आउट करके ये आपका हो जाएगा आंसर, एक नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए गह क्वेश्चन पर चलते हैं। गह क्वेश्चन कहता है डी वाई बाई डी एक्स आपके पास, और ये है 2 + y अपॉन x - 2। इसका हमें व्यापक हल निकालना है। ये अवकल समीकरण दे रखी है, तो मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है इसमें चर पृथक्कीकरण वाला है ना, तो ये वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे हम इसको, यानी x वाले एक साइड, y वाले एक साइड, तो y वाला ये इधर आ जाएगा 1/2 + y dy, और 1/x - 2 यहीं पे रहने दो, और dx इधर ले आओ ये वाला, ठीक है ना, dx इधर। अब दोनों ओर का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ये क्या हो जाएगा log y, ये हो जाएगा आपके पास log 2 + y, और ये हो जाएगा log x - 2। अब देखिए दोनों में log है, तो अगर मैं कांस्टेंट में भी log ही ले लूँ तो मुझे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका log 2 + y इक्वल्स टू log x - 2 × c, क्योंकि log m + log n क्या हो जाता है log m × n। ठीक है, log से log कैंसिल आउट होकर के यहाँ क्या बचेगा 2 + y इक्वल्स टू c × x - 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका व्यापक हल। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे का क्या क्वेश्चन, तीसरे का क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a आपके पास ये है, b आपके पास ये है, तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एक एक आच्छादी फलनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई सेट a ये है मेरे पास a b c, और कोई दूसरा सेट है b, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, ये इसने सेट का जो ब्रैकेट बनाया है ये गलत बनाया है ना, यहाँ पे ये वाला आएगा ब्रैकेट। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है कि b से a तक के फलनों की संख्या निकालनी है, b से a तक के फलनों की संख्या। अब देखिए अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल्स टू कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट a के अंदर m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b के अंदर अवयवों की संख्या n है, और मुझे b से a के अंदर क्या चाहिए, b से a के अंदर मुझे फलनों की संख्या बतानी है। तो फलनों की संख्या क्या होगी, तो हम यहाँ कहेंगे b से a में फलनों की संख्या, फलनों की संख्या वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन b उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, तो ये क्या हो जाएगा n की पावर m, है ना, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो अगर मैं देखूं यहाँ a के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट हैं 3, और यहाँ b के अंदर मेरे पास भी 3 है, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने हैं 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे भी 3 है ना, तो 3 की पावर ये वाला 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 क्या हो जाता है, 3 की पावर 3 आपका हो जाएगा 27। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और उसने ये भी कहा है कि बाइजेक्टिव फलनों की संख्या भी बताओ, यानी एक एक की आच्छादी फलनों की संख्या। एक एक की आच्छादी फलनों की संख्या जो होगी, देखो एक एक की आच्छादी फलनों की संख्या, आच्छादी फलनों की संख्या, एक एक की आच्छादी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये वाला केस तभी लगेगा जब इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, इसके अंदर भी 3 है तो इसके अंदर भी 3 ही हो, तो फिर ये आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और इसको खोलेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे 6 फलन ही बनेंगे जो एक एक की और आच्छादी होंगे। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि y बराबर आपके पास a cos t है प्लस b sin t है, और आपको सिद्ध करना है कि d2y/dt² प्लस y इक्वल्स टू 0 है, तो ये कैसे करेंगे हम, पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dw/t डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका dy/dt इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका a, और cos t का क्या हो जाएगा माइनस के sin t, ये हो जाएगा cos t का माइनस sin t, प्लस b हो जाएगा और sin t का हो जाएगा cos t, sin t का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा ये, अभी देखिए जो उसने प्रूफ करने के लिए कहा है उसमें डबल डेरिवेटिव है, तो आप एक बार और कर दीजिए ना,
तो डी डब्ल्यू आर टू टी अगेन, आर टू टी अगेन, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और ये कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो बी साइन टी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ए कोस टी और प्लस में बी साइन टी, ये बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए कोस टी बी साइन टी को वाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई, और ये मेरे पास डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इधर चल ही रहा था। ठीक है ना, तो ये वाई इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का गे, ये कहता है कि यदि इकाई सदिश ए वेक्टर और बी ए कैप और बी कैप इकाई सदिश है, तो इसका मतलब ए का जो परिमाण होगा वो भी 1 होगा और बी का जो परिमाण होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, के बीच का कोण थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये होगा। ठीक है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का परिमाण होगा। तो देखिए इसको लाने के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ लेकर के चलूँगा, ए कैप माइनस बी कैप के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए कैप माइनस बी कैप, इसका डॉट ए कैप माइनस बी कैप, और इसको मैं एज इट इज़ रखूँगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, परिमाण का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल वाली ए डॉट ए हो गया, फिर ए की बी में करेंगे तो माइनस के ए कैप बी कैप हो जाएगा, फिर माइनस की बी में करें बी ए की हो जाएगी, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी कैप। ठीक है, और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ये एज इट इज़ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ये ए डॉट ए कैप ए कैप डॉट ए कैप ये हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और इसको भी आप ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो ये माइनस के ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है ना, और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी के परिमाण का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसका हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए उसने कहा था कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो मैं इसकी जगह 1 रख दूँ, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस 2 ए कैप बी कैप, और ये क्या रहेगा आपका प्लस में ये भी 1 रहेगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 हो गया ना, माइनस 2। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब ये परिमाण में हो, जब ये यूनिट वेक्टर हो ए डॉट बी, वैसे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होता है, लेकिन यहाँ पे ए कैप बी कैप है, परिमाण है इनका, तो इधर भी क्या आएगा, ए का परिमाण और बी का परिमाण और मल्टीप्लाई में कोस थीटा। ठीक है, और ये तो 2 हो ही गया था, और यहाँ पे आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2 इधर से कॉमन लूँ और इधर डिवाइड में पहुँचा देते हैं, चलो 2 कॉमन ले लिया हमने, ये बचा 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया, यानी यहाँ पर ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे कोस थीटा बचा ओनली, तो यहाँ पे क्या बचा कोस थीटा, और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका ए का कैप माइनस बी कैप और ये स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स 1/2 ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर। अभी ये आया नहीं, अभी इधर साइन थीटा बाई 2 लाना है, तो कोस थीटा का एक फॉर्मूला कोस 2 थीटा वाला हाफ एंगल में हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो वो होगा आपका, कौन सा ओपन करें जिससे ये 1 कट जाए, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव आना चाहिए ताकि ये वाला माइनस उसको नेगेटिव कर दे और फिर ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो हम करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये करेंगे, ये हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस की, तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर, है ना, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला 2 इधर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/4 ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर रूट ले लूँ पूरी इक्वेशन पे, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मान लेते हैं, इसका भी फिर स्क्वायर हट के 2 बन जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 परिमाण ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर पे हट जाएगा ये। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा प्रूफ।
ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, घ क्वेश्चन पर, है ना। घ क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु इतने से गुजरने वाली सदिश इतने के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके जैसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, या तो वो कार्तीय समीकरण पूछ ले या वो सदिश समीकरण पूछ ले, दोनों आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले या गुजरने वाली तथा बिंदु या सदिश कह लो, है ना, या सदिश कह लो कि सदिश तथा सदिश ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि बिंदु इतने से जाने वाले इतने के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण है। तो बिंदु ये जो पहले वाला है 3 माइनस 2 5, ये हो जाएगा x1 y1 z1, और दूसरे वाला ये सदिश बनेगा ए कैप बी कैप, सॉरी ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है। ये वैल्यू उठानी है और यहाँ पे रखनी है। तब हम कहेंगे कि बिंदु, इसको हम ए मान लेते हैं, बिंदु ए यानी 3 कोमा माइनस 2 कोमा माइनस 5 से जाने वाली तथा सदिश क्या दे रखा है उसने, ये दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा आपका, बस यहाँ से x1 y1 z1 उठा लीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए क्या है आपके पास 3 बराबर y माइनस y1 अपॉन बी आपका ये है, और z माइनस z1 अपॉन सी क्या है -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 अपॉन 3, y प्लस 2/2 और z प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी कार्तीय समीकरण। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इसके जैसा आपको अपने पेपर में भी देखने को मिलेगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ का क्या पार्ट ही कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन ये आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जिसमें फलन जो आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, और ये वर्धमान है ना, वर्धमान में दिखाना है। बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसमें 2 है, और उस 2 की वजह से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा था, और यहाँ पर इसने दे दिया ये 3। अब इस 3 की वजह से ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल बन गया, ठीक है ना। अब आप एक बार जब भी पेपर देखोगे, मान लो आपको ऐसा लगे कि मेरी बुक में है तो आप, और ये कुछ गलत दिख रहा है मुझे हिंदी वर्जन में, तो आप अपने पेपर में इंग्लिश वर्जन में, साइड में होता है इंग्लिश वर्जन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि ये सही है या गलत है। क्योंकि ये जो होता है इंग्लिश वर्जन में ही छपता है, उसका ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो वो हल्की फुल्की मिसप्रिंटिंग हो जाती है फिर भी, लेकिन हम फिर भी इसको 3 के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, DWR2x लिख दीजिएगा आप। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 x² माइनस 3 दूनी 6x और माइनस के 36, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, एफ डैश एक्स को अगर मैं 0 रखता हूँ, तो इसको मुझे 0 रखना पड़ेगा, 9x² माइनस 6x और माइनस के 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 3 3 9 x² माइनस 3 दूनी 6 2x माइनस के 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से ये इधर चला गया, तो ये बचेगा आपका 3x² माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगर वो 2 होता है यहाँ पर तो इसके फैक्टर बन जाते, ये बस दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम श्रीधराचार्य लगाएंगे इसमें। अब यहाँ मेरे पास वैल्यू ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू मेरे पास माइनस के 12 है। अगर मैं श्रीधराचार्य लगाता हूँ तो एक्स की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस और -2 और प्लस माइनस √b² यानी 4 माइनस 4ac यानी 4 × 3 × माइनस के 12 और अपॉन में आ जाएगा आपका 2 × 3 2a, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा प्लस माइनस √, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस के 144, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है।
यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस के √148 और अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, जब 148 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये ऐसा दिखेगा, 2 प्लस माइनस के, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा ना, और इसको लिख देंगे हम 2√37 और अपॉन में आ जाएगा 6। इसको बाहर कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर के। ठीक है, 2 का पेयर को बाहर निकाल दो, जो एक बगैर पेयर के बचेगा उसको अंदर रख लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर के 6 काट देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस के √37 अपॉन में आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिली एक्स की, 2 वैल्यू मिली, एक तो मिली प्लस में 1 प्लस √37 अपॉन में 3, और एक मिली माइनस में 1 माइनस √37 अपॉन में 3। ठीक है, 2 वैल्यू आपको ये मिली। अब इन 2 वैल्यू पे हमें चेक करना है। अब देखिए, एक नंबर लाइन खींचिए और ये नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 2 वैल्यू हैं। अब इसमें देखिए, ये वाली बड़ी आएगी या ये वाली बड़ी आएगी, सिंपल सी बात है, प्लस वाली बड़ी आएगी। तो यानी ये प्लस वाली आपकी वैल्यू यहाँ पर है 1 प्लस √37 अपॉन में 3, और ये वाली यहाँ पर है 1 माइनस √37 अपॉन में 3। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ ये मोटा मोटा 37 को मैं 36 मान करके देख लेता हूँ मोटा मोटा, तो ये 6 आ जाएगा, √36 का 6 आ जाता है ना, 6 और 1 7, 60/3, 60/3 यानी ये मिलेगा आपका 2.6 है ना, ये क्या मिलेगा आपका 2.6 मिलेगा, लगभग 2.6। तो अगर हम इसको मान भी लेते हैं कि लगभग 2.6 है अप्रोक्स। ठीक है, तो ये वाला बैठेगा इस हिसाब से माइनस के 1.6 क्या अप्रोक्स बैठेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू उठाता हूँ, और किस में रखता हूँ, f' भी तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। मुझे तो ये देखना है कि किस में ये वर्धमान है, तो मुझे f' का साइन देखना पड़ेगा। तो मैं इससे बड़ी वैल्यू उठाता हूँ कोई, देखिए 2.6 के आसपास है ये, 2.6 से बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी ले लेते हैं, थोड़ी सी 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। अब वो जब 4 आप f' में रखोगे, यहाँ पर रखोगे, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। x की जगह 4 रख लेना और सॉल्व करके देखना, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यानी इस वाले अंतराल में ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से 2.6 और माइनस 1.6 के बीच की कोई वैल्यू उठा लेना, मान लो 0 ही है, 0 उठा लेना, इसमें आप 0 उठा लेना। 0 उठाओगे तो ये निगेटिव आएगी, देख लीजिए, यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, खत्म, -36 बचेगा, निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव आएगी। और जब यहाँ पे वैल्यू उठाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगी। इधर से कोई वैल्यू उठा लेना, माइनस के 2 उठा लेना, वो रख लेना, पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, ये देखिए, अब इस अंतराल में मुझे पॉजिटिव मिला, इस अंतराल में मुझे निगेटिव मिला, इस अंतराल में मुझे पॉजिटिव मिला, तो मुझे अंतराल ही तो बताने थे ना। तो अब मैं क्या करूँगा, एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं अंतराल लिखूँगा, अंतराल। अब वो अंतराल यहाँ पे एक तो ये बनेगा, ये तो -∞ है और ये +∞ है, तो -∞ से ये वाला, -∞ से 1 माइनस √37 अपॉन में 3, ये वाला अंतराल। फिर एक बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 माइनस √37 अपॉन में 3 से लेकर के 1 प्लस √37 अपॉन में 3 तक। और तीसरा जो अंतराल बनेगा, तीसरा अंतराल ये बनेगा कि 1 प्लस √37 से लेकर के, यहाँ से लेकर के +∞ तक, यानी यहाँ तक। ठीक है, आपके पास 3 अंतराल बन गए। अब मुझे फिर देखना है कि f' का चिन्ह क्या है, f' का चिन्ह, ये जो हम चिन्ह देख रहे हैं ये f' के हैं, यहाँ पर नंबर लाइन पे ये f' का चिन्ह है। ठीक है, f' का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, इस वाले अंतराल में तो पॉजिटिव है, इस वाले अंतराल में निगेटिव है, इस वाले अंतराल में फिर पॉजिटिव है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) की प्रकृति आएगी, f(x) की प्रकृति, तो किस में वर्धमान हो जाएगा, इसमें वर्धमान हो जाएगा, इसमें तो वर्धमान हो गया, इसमें ह्रासमान हो गया, और नीचे वाले में भी वर्धमान हो गया। ठीक है ना, नीचे वाले में भी वर्धमान हो गया। अब उसने पूछा था कि वर्धमान किस वाले अंतराल में है ना, उसने ये पूछा था ना कि किस में वर्धमान है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का यूनियन ले लो, -∞ 1 माइनस √37 अपॉन 3 यूनियन 1 प्लस √37 अपॉन 3 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। ठीक है ना, वर्धमान है। बस ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ख क्वेश्चन आपका 4th का ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि -π/2 से लेकर के π/2 तक और sin स्क्वायर x dx का आपको समाकलन करना है। देखिए, जैसा कि अभी पीछे हमारा एक क्वेश्चन आया था, वो cos स्क्वायर x का था, समाकलन हमें करना था, है ना। यहाँ पे sin स्क्वायर x है। अब दोनों का तरीका एक ही है करने का, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, वही आप इसको cos 2x में लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे,
ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को आप ये लिख दीजिए -π/2 से π/2। साइन स्क्वायर एक्स को हम कोस टू एक्स के फॉर्मूले में से निकाल लेंगे। कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - cos 2x और डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे ये आ जाएगा 1 - cos 2x डिवाइड्स बाई 2 dx, ठीक है। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, नीचे वाला ये बाहर आ गया। अब देखिए 1 का हो गया x माइनस cos 2x का हो गया sin 2x, sin 2x और x के मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में, और इसकी लिमिट -π/2 से π/2 ही रहेगी, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 1/2, अपर लिमिट रखेंगे पहले तो, जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस, और यहाँ पे रखेंगे π/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin π आ जाएगा और sin π की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -π/2 में ये sin -π हो जाएगा, वो भी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये बचा आपके पास 1/2 और π/2 माइनस माइनस प्लस ये भी π/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2π/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, π/2 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फोर्थ का गे पार्ट, फोर्थ का गे पार्ट। बच्चों ये जो फोर्थ का गे क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ गे जो है आपका ये कहाँ आया है, फोर्थ गे जो है ये आपका 324 BC में, है ना, कहाँ पे 324 BC कोड में आया हुआ है, और तीसरे का गे पार्ट है ये, ठीक है ना। BC ये 2023 में है, कोड 2023 में, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से 324 के BC कोड में जा सकते हैं, 2023 में आया हुआ है ये, और वहाँ तीसरे का गे देखिएगा आप, ठीक है ना, गे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गे क्वेश्चन पर चलते हैं। घ क्वेश्चन देखिए, घ क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि ABC सदिश है और ये है और ये है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों जो आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, उसमें ये दे रखा है ऐसे कि ABC मात्रक सदिश हैं। अगर मात्रक सदिश होंगे तो फिर हम इनका परिमाण A, परिमाण B, परिमाण C, इनका तीनों का 1 ले लेंगे, इक्वल 1 ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें इसने परिमाण 1 नहीं दिया, इसने सिर्फ कहा है कि ABC सदिश हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग कैसे फाइंड होगा ये, तो देखिए हम ये लेकर के चलते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, मान लीजिए ये इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसने ये दे रखा है ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं, दोनों ओर का अगर स्क्वायर हो जाता है तो ये 0 का तो इधर स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ABC डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट इसका मैं करूँगा तो देखिए क्या आएगा, A डॉट A आ जाएगा, फिर A के साथ B आ जाएगा, फिर A के साथ C आ जाएगा, A के साथ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर प्लस B के साथ A आ जाएगा, B के साथ B आ जाएगा, और B के साथ C आ जाएगा, B के साथ C आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके साथ C के साथ A आ जाएगा, और C के साथ B आ जाएगा, और C के साथ C आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये A डॉट A है ये क्या हो जाएगा, A के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A डॉट B को A डॉट B ही रहने देते हैं, और A डॉट C को भी A डॉट C ही रहने देते हैं, A डॉट C ही रहने देते हैं, और ये जो B डॉट A है इसको हम A डॉट B लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका A डॉट B इक्वल्स टू होता है B डॉट A के, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से B डॉट B जो होगा ये B के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, और B डॉट C को B डॉट C ही रहने देते हैं। इसी तरीके से C डॉट A को आप क्या लिख सकते हैं, C डॉट A को C डॉट A ही रहने दीजिए, है ना, C को, तो फिर आप इसको CA कर लीजिए, इस वाले AC को CA कर लेना, इसको C और A कर लेना, इसको CA ही रहने देना, CA, और इस CB को BC कर लेना, क्योंकि पहले से BC है हमारे पास, और ये C का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब देखिए AB 2 हैं आपके पास, BC भी 2 हैं आपके पास, और CA भी 2 हैं आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूँ कि 2 कॉमन ले लिया मैंने, AB प्लस BC प्लस CA, BC प्लस CA, तो ये हो जाएगा। और ये A का स्क्वायर और B का स्क्वायर और C का स्क्वायर जो परिमाण है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों माइनस में हो जाएंगे ना, A के परिमाण का स्क्वायर और फिर प्लस में B के परिमाण का स्क्वायर और प्लस में C के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो A डॉट B प्लस B डॉट C और प्लस C डॉट A, इसका जो मान आएगा वो ये आ जाएगा माइनस में A के परिमाण का स्क्वायर
और b के परिमाण का स्क्वायर और c के परिमाण का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा आपके ओवरऑल 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये यहाँ पे कहता कि a b c मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश में फिर हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देते 1 1 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/2 आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या कहता है, 5वें का कै क्वेश्चन है ना। 5वें का कै ये कहता है कि वक्र इतने से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो वक्र है आपके पास, ये है आपका x²/25 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना बच्चों। देखिए आज दीपावली है, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे, पीछे जो है पटाखों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो इससे आपको उम्मीद करता हूँ कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा नहीं आ रही होगी आपको, पास थोड़ी आ रही होगी। ठीक है ना। और आप जो है खुद भी मना रहे होंगे दीपावली, तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए चलते हैं आगे। अब इससे घिरे भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन है, ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन है ना, जो कि x अक्ष के अनुदिश है। ये वाला x अक्ष के अनुदिश दीर्घवृत्त है, इसकी इक्वेशन है ये। अब ये जो x² है, अगर मैं इसको कहूँ ऐसे कि ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस y² ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू x² होता है ना, y²b² इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं देखता हूँ तो a यहाँ पे बैठेगा a0, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5 0 और 0 3 यहाँ पे बैठता है 0 3, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा। बहरहाल इससे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो इसी से निकाल लेंगे, है ना। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे दीर्घवृत्त का। अब ये दीर्घवृत्त जो है जितना x अक्ष के इधर है उतना ही y अक्ष के राइट साइड में उतना ही लेफ्ट साइड में, यानी सिमेट्रिक है, ये सममित है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक पार्ट का निकाल लेते हैं, इसके जो ये एक भाग है ना, 1/4 का निकाल लेते हैं और फिर 4 से गुना कर देंगे। जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इस एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे उसकी। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो y है और इसकी चौड़ाई जो है वो dx है, और हम जो निकाल रहे हैं वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाल रहे हैं, तो लिमिट चली जाएगी 0 से 5। अब मैं ये कहूँगा कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। अब y इंटू डी एक्स आ जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दीजिए। ये क्या आ जाएगा, 4 और 0 से लेकर के 5। यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये इधर जाएगा और ये उसके ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/5 अंडर रूट में आ जाएगा 5² माइनस के x² dx। ठीक है। बस ये आपका फिर आप इसमें फार्मूला लगा लेना और आंसर निकाल लेना। ठीक है। फार्मूला मैं आपको बता दूं इसका, ये देखो 3/5 तो ये बाहर आ जाएगा, 4 × 3/5 ये तो बाहर आ गया, और 0 to 5 और ये हो जाएगा √a² माइनस x² वाला, इसमें फार्मूला लग जाएगा। √a² माइनस x² का फार्मूला क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। आप वो फार्मूला लगाना और लिमिट रखना और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 15 पाई। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये आसान भी है, इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। मुझे तो सिर्फ हिंट ही देनी है, ज़्यादा तो मुझे करना नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा आराम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वें का ख पार्ट। ठीक है। ये कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और घनों का योगफल न्यूनतम है। इसी के जैसा हमने 324 EX में भी किया था, पिछले ही सेट में हमने इसके जैसा क्वेश्चन किया है। बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, उस संख्या को x मान लेते हैं। माना वह संख्या क्या है, माना पहली संख्या उनमें से, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है। अब देखिए अगर पहली संख्या x है और उन दोनों का योगफल 6 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 - x। ठीक है ना। दूसरी संख्या 6 - x हो जाएगी। अब इसने कहा है कि इन दोनों घनों का योगफल न्यूनतम होना चाहिए, तो इसका हम फंक्शन मान लेते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं, इनके घनों का योग कर लेते हैं। उसमें घनों का योग, ये घन हो गया इन दोनों का और ये योग हो गया। ठीक है। अब इसको हमें न्यूनतम दिखाना है। हम क्या करेंगे, f' निकालते हैं, यानी इसका dWr2x करते हैं एक बार, dWr2x। तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3 × 6 - x होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 6 का 0 - x का -1।
तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका एफ डैश एक्स है। अब हमें इसको जीरो रखना है, एफ डैश एक्स को जीरो रखने पर न्यूनतम और उच्चतम के लिए इसको जीरो रखना पड़ेगा। जीरो रखने पर, इसको जीरो रखने पर तो यहाँ से क्या आएगा 3x² माइनस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 3x² इक्वल्स टू 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर 6 माइनस एक्स बचेगा। ये x इधर आ जाएगा तो ये आपकी क्या वैल्यू बचेगी 2x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू 3 पर हम ये देखते हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या देगा। अब एफ डबल डैश एक्स देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स किसका निकलेगा, इस वाली इक्वेशन का निकलेगा, दोबारा से इस वाली का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखिए एफ डबल डैश एक्स, इसका जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस, और यहाँ पे ये आगे आ जाएगी, ये भी 3 टू 6 और 6 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अब इस एफ डबल डैश एक्स में हम क्या रखते हैं, ये 3 वैल्यू रखते हैं, ये वाली x की वैल्यू 3 ये वाली रखते हैं, तो ये आ जाएगा 6 3 और 6 इंटू 6 में से 3 गए 3 आ जाएगा। ये 6 × 18 18 18 36 और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू धनात्मक आई, अतः फंक्शन जो होगा, अतः x बराबर 3 पर घनों का योग क्या होगा, घनों का योग न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। तब जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, तब संख्याएं पहली संख्या हमारी x थी तो वो 3 आ गई, दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स थी तो 6 माइनस 3 वो भी 3 आ गई, ठीक है। दोनों संख्याएं ये हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, 5वें का ग क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, हमें क्या करना है, बस इसका जो है ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सारणिक का क्वेश्चन है। अब देखिए x y z x² y² z² और ये y प्लस जेड और ये z प्लस एक्स और ये x प्लस वाई। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखना है हमें लाना क्या है, x माइनस वाई लाना है, y माइनस जेड लाना है, z माइनस एक्स लाना है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई ऐसा आएगा जब इसमें से ये घटाएंगे, y माइनस जेड ऐसा आएगा जब इसमें से ये घटाएंगे। तो हम इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C2, इस कॉलम में से एक कॉलम घटा दिया और C2 की जगह हम क्या करते हैं C2 माइनस C3 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बनेगा x माइनस वाई, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा तो ये x² माइनस y², इसमें से ये घटेगा तो z से z कट जाएगा, y माइनस एक्स आएगा, y माइनस एक्स में माइनस कॉमन लेकर के x माइनस वाई लिख लेना उसको। इसी तरह इसमें से ये घटाएंगे तो y माइनस जेड बैठेगा क्योंकि C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3 है ना, तो इसमें से ये घटाना है y माइनस वाई जेड, y माइनस जेड, y² माइनस z², y² माइनस z², और इसमें से ये घटाएंगे तो x से x कट जाएगा और z माइनस वाई आएगा। जबकि मुझे y माइनस जेड लेना है तो माइनस कॉमन ले लो, उसको भी y माइनस जेड लिख लो, ठीक है ना। और ये हो जाएगा z² और x प्लस के y, ठीक है, ये आ गया। अब देखो फर्स्ट कॉलम में से x माइनस वाई कॉमन ले लो और सेकंड कॉलम में से y माइनस जेड कॉमन ले लो। आप यहाँ पे लिखना कि C1 में से x माइनस वाई और C2 में से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और दूसरे में से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी तो बाहर आ गया, a प्लस बी बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई और यहाँ पे -1। इसी तरीके से यहाँ पे 1, यहाँ पे y प्लस जेड और यहाँ पे -1 और यहाँ पे z² और यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, ये बच गया आपका। अब देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं दोनों को जोड़ता नहीं हूँ, घटा देता हूँ, C1 में घटा देता हूँ, C1 माइनस C2 कर देता हूँ, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, उससे आसानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये y माइनस वाई x माइनस जेड बनेगा, जबकि मुझे z माइनस एक्स चाहिए। तो आप एक काम करो ना, C2 माइनस C1 कर लो, C2 माइनस C1 करके आसान पड़ेगा। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब देखो यहाँ इसमें से ये घटाऊंगा तो ये जीरो, इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस वाई कट के z माइनस एक्स आ जाएगा और इसमें से ये घटाऊंगा ये जीरो हो जाएगा, बाकी सब जो का त्यों, बाकी सब जो का त्यों, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें इसका प्रसार कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है प्रसार करने पर। तो ये वाले तो एज इट इज़ रहेंगे, x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब हम क्या करेंगे, इस रो के सापेक्ष, या हम इसमें से पहले z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, z माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब अगली लाइन में आप क्या लिखोगे,
इसी सारणिक बनाना और यहाँ पे 1 लिख देना बस, क्योंकि ये तो 0 है, 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो। z माइनस एक्स है यहाँ, z माइनस एक्स बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 0। फिर इस 1 के सापेक्ष इसको प्रसार कर देंगे, तो इसकी कॉलम इसका रो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इसकी गुना इसमें होगी यानी x प्लस वाई, और इसकी गुना इसमें होगी माइनस माइनस प्लस जेड। तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मैंने बच्चों एक स्टेप जो है कम लिखा है, 1-2 स्टेप मैंने कम किए हैं, आप इसको पूरा एक एक स्टेप बता करके उसको लिख देना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और देखिए बच्चों, गै क्वेश्चन 5वें के गै क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। इस वीडियो में हम 5वें के गै क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत का न्यूनतम इस जेड का यानी उद्देश्य फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, इसके जैसा सेम क्वेश्चन हम कहाँ कर चुके हैं, 324 BC कोड में, वहाँ पर ये 4th का गै क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 324 BC 2023 में आया हुआ कोड है ये, ठीक है ना। आप उसको वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। बस उसमें क्या चेंज है, इस 8 की जगह वहाँ पे 9 है, और ये वाली इक्वेशन सेम है बिल्कुल, ये वाली भी सेम है, और इसमें बस 20 की जगह 10 है, बाकी सेम सब कुछ यही है। तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज होगा, आप उसको देख करके कर लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि f(x) बराबर ये है, फलन है आपका, द्वारा परिभाषित फलन के x बराबर 2 पर सांत्यता अवकलनीयता की जांच करनी है। फलन हमारा क्या दिया गया है, देखिए दिया गया फलन, पहले इस फलन को ही हम ठीक तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये है आपका f(x) इक्वल्स टू मोड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, है ना। ये है, कब है ये, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, और 0 है जब x की वैल्यू 2 है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो मोड है, अब मोड की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, मोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जो मोड के अंदर है उसकी वैल्यू। और ये निगेटिव होता है कब, जब इसकी वैल्यू ही, x की वैल्यू ही लेस देन इक्वल टू 0 हो, सॉरी इक्वल नहीं है, लेस देन टू 0 हो, ठीक है। ये मोड की प्रॉपर्टी होती है। अब इस मोड की प्रॉपर्टी से हम इस वाले को, मोड x माइनस 2 को एक बार पॉजिटिव लिख देंगे, एक बार निगेटिव लिख देंगे, ठीक है। देखिए एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, मोड x माइनस 2 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। लेकिन इक्वल टू पे तो इसने कुछ और दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इक्वल वाला केस नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 2, यानी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब मेरे पास फंक्शन ये होगा, और जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब मेरे पास ये क्या होगा, यही मोड निगेटिव में आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या हम निगेटिव में लिख देंगे और ऊपर वाले को जू का तू लिख देंगे, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है वो तो ये है ही, ये 0 होगा कब, जब x की वैल्यू 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो इससे हमारा ये फंक्शन क्या बना, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी 1 होगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और 0 लिख देते हैं बीच में ये वाला, जब x की वैल्यू 2 होगी, और -1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन टू 2 होगी, ये वाला x लेस देन टू 2, तो -1, इससे कट जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो आपका फंक्शन मोटा मोटा ये बना, यहाँ से आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पर इसने चेक करने के लिए कहा है, सांत्यता और अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए x बराबर 2 पर सतता के लिए कंटिन्यूटी हम जिस पे चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 पर क्या होगी, x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो लिख दिया हमने 0। फिर निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 के लेफ्ट में जा रहे हैं हम, है ना। मान लीजिए हमारे पास ये 2 है यहाँ पर, तो हम इसके लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत हल्का सा लेफ्ट में, तो यानी हम यहाँ पर इसको लेफ्ट में माइनस लगा देते हैं यहाँ, ताकि ये सिर्फ शो करने के लिए है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। अब देखिए जब x की वैल्यू 2 से निगेटिव यानी 2 से थोड़ी लेफ्ट में है, यानी 2 से छोटी है, तो फलन हमारा वहाँ क्या है, हमारा फलन वहाँ पे f(x) इक्वल्स टू -1 है। देखिए जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x टेंडिंग टू 2, और ये आ जाएगा -1। अब ये हटा दीजिएगा आप, क्योंकि ये तो हमें पता ही चलेगा कि लेफ्ट में है, ठीक है। अब हटा दीजिएगा और यहाँ पर लिखेगा फंक्शन हमारा -1 है, तो हमने -1 लिख दिया। अब इसमें x तो है नहीं जो लिमिट पुट करूँ, तो यानी ये आंसर इसका -1 ही आएगा। अब वैसे तो पता यहीं से चल गया, क्योंकि सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर आनी चाहिए। अब चूंकि इसमें ये फंक्शन की वैल्यू तो 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, तो यहीं से पता चल गया कि x बराबर 2 पे ये सतत नहीं है। लेकिन फिर भी हम राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं,
ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट हम निकाल देते हैं क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, हाँ जी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ तो इसमें हम करते हैं। तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स और इक्वल्स टू ये आ जाएगा लिमिट, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे प्लस लगा देते हैं 2, और अब x की वैल्यू 2 से बड़ी है थोड़ी सी, 2 से बड़ी का मतलब x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इसमें भी वैल्यू पुट नहीं होगी, 1 ही आ जाएगा जू का तू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तीनों ही अलग अलग आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2 x इक्वल्स टू 2 पर। तो ये तो कोई भी बराबर नहीं है, और सतत होने के लिए ये तीनों बराबर होने चाहिए थे, है ना। अब हम कहेंगे यहाँ पर अतः x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन, x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उसने कहा कि अवकलनीयता की भी जांच कीजिए तथा अवकलनीयता की भी जांच करनी है। जांच करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सतत नहीं आया है। देखो मैं आपको एक प्रमेय बताता हूँ, एक प्रमेय ये दे रखी है, ये लिखनी है ना प्रमेय से, यहाँ हम ये लिखेंगे इसी क्वेश्चन में। यदि कोई फलन, प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी है। अब आप समझिए, यानी किसी फलन को किसी पॉइंट पर अगर अवकलनीय होना है तो उससे सतत होना भी जरूरी है। अगर वो सतत नहीं हुआ तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो अब हम जो पीछे क्वेश्चन करके आए ये वाला ही, इसमें हमने ये दिखाया कि x बराबर 2 पे वो सतत नहीं है, तो अगर वो सतत नहीं है तो इसका मतलब वो अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस पर में से हम इसको कह देंगे कि अतः फलन जो है हमारा, अतः दिया गया फलन जो है फलन एफ ऑफ एक्स x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। अवकलनीय भी नहीं है, समझे ना आप बात, कि अगर वो अवकलनीय होता तो उसको सतत भी होना जरूरी था। अब सतत तो वो आया नहीं, तो अगर वो सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं है। लेकिन अगर वो सतत होता तो फिर हम अवकलनीयता चेक करते, फिर ये भी जरूरी नहीं है कि अगर वो सतत हो जाए तो वो अवकलनीय होगा ही, ठीक है ना। सतत होने के बावजूद भी कोई फंक्शन अवकलनीय नहीं भी होता, है ना। लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अगर वो अवकलनीय है तो वो पहले सतत होके आएगा, यानी वो जरूर सतत होगा उस पॉइंट पर। समझ रहे हैं ना आप बात। तो उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए छठे का क्वेश्चन क्या कहता है। छठे का क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण आपके पास दे रखी है उसने, x प्लस 3y² dy/dx इक्वल्स टू y। इसको हल करना है, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान है इसको हल करना। हम क्या करेंगे, यहाँ से तो मैं इसको डायरेक्ट कर नहीं पाएगा, ना तो x y को अलग अलग कर सकता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही दे रखे हैं इसने, है ना। तो dy/dx अलग भी नहीं होगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, dx/dy उधर भेज देता हूँ, x प्लस 3y² इक्वल्स टू y इंटू dx/dy। अब देखिए ये एक वो वाली फॉर्म बनेगी, dx/dy प्लस px, है ना, px बराबर q, वो वाली फॉर्म बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके x होना चाहिए इसके पास, तो हम x को भी उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा y इंटू dx/dy, और ये x भी उसके पास ले गए, माइनस में x आ गया, और 3y² यहीं पे छोड़ दिया, 3y² ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से y से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा dx/dy माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल्स टू 3y² अपॉन y। यहाँ से क्या बचेगा, इससे कट के एक y बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर तो आपका क्या आ जाएगा, ये p आपका जो आ जाएगा माइनस के 1/y और q आपका आ जाएगा 3y, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये हो जाएगा आपका e की पावर pd। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, पहचान करने के लिए बता रहा हूँ। और अगर ये y आया है, यहाँ पर y की टर्म आई है तो यहाँ पे dy आएगा, x की टर्म आती तो यहाँ पे dx आ जाता। बस याद करने के लिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब p की वैल्यू रखते हैं माइनस के 1/y और dy। अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस log y, और ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर में log
log बेस ई और y की पावर -1। जब किसी का log का बेस नहीं दिखता तो इसका मतलब वहाँ बेस ई है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ई की पावर log ई ये तो हट जाता है और ये y -1 आ जाता है डायरेक्ट। तो ये आपका जो आ जाएगा ये y की पावर -1 आ जाएगा, यानी 1/y आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका IF, ठीक है, समाकलन गुणांक। अब हमें इस समीकरण का हल चाहिए, समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा आपके पास x इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर आई एफ की वैल्यू रख देंगे। आई एफ की वैल्यू कितनी है? 1/y, समाकलन q की वैल्यू कितनी है? 3y, आई एफ की वैल्यू कितनी है? 1/y और डी वाई और प्लस सी। अब y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा x/y इक्वल्स टू, यहाँ पे ओनली 3 dy बचा, तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1 का हो जाएगा y और प्लस में आ जाएगा c। अब ये y इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 3y² प्लस cy। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12th में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12th में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी वो विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12th में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दो घटना, सशर्त प्रायिकता का क्वेश्चन बन गया है ना, सशर्त प्रायिकता का। तो इसमें हम दो घटनाएं मान लेते हैं। पहली घटना हमने ई मान ली, वो क्या है कि विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है, 12th में पढ़ता है, ठीक है। और एफ हो जाएगी आपकी घटना कि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी लड़का है ना, विद्यार्थी लड़का है। अब देखिए एक ई इंटरसेक्शन एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये घटना क्या हो जाएगी कि विद्यार्थी 12th में पढ़ता है और लड़का है ना। तो हम लिखेंगे विद्यार्थी लड़का है और 12th में पढ़ता है, या ऐसे लिख लो 12th में पढ़ता है और लड़का है। विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12th में पढ़ता है, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। अब देखिए अगर मैं पी ई ओवर एफ हमें फाइंड करना है, पी ई ओवर एफ हमें फाइंड करना है। इसके लिए आपको पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिएगा और पी ऑफ एफ चाहिएगा। तो पी ऑफ एफ देखते हैं हम क्या है। विद्यार्थी लड़का है, इसकी क्या प्रायिकता है? विद्यार्थी लड़का है। तो देखिए उसने कहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं। तो लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? लड़का होने की प्रायिकता हो जाएगी 230/500, ठीक है। ये तो बहुत आसान सी है। अब उसने ये भी कहा कि 20% लड़के कक्षा 12th में पढ़ते हैं, यानी 20%, किसके 20%? जितनी लड़कों की संख्या है उसी का तो 20% 12th में पढ़ते हैं ना, है ना। तो अगर मैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखूंगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पहली बात तो ई इंटरसेक्शन एफ में ही कितने विद्यार्थी आएंगे वो हमें देखने हैं। वो आएंगे 230 का 20% जितना होता है उतने विद्यार्थी इंटरसेक्शन एफ में आएंगे जो लड़का है और 12th में पढ़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो ये आएगी कि 230 का 20%, ये तो अपने फेवर में है, और अपॉन में आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा टोटल, यानी 500, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर मैं पी ई ओवर एफ निकालना चाहता हूँ तो उसका मतलब ये हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ठीक है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये आपका आ जाएगा, यानी 230 गुना 20/100 और अपॉन में इसके 500 भी है, तो अपॉन में 500 और डिवाइड्स बाई 230/500, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 230 से 230 कैंसिल आउट हो गया, 500 से 500 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका 20/100 यानी 1/5, और ये आ गया आपका 0.2, ठीक है ना। ये आ गया आपकी प्रायिकता 0.2 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गया क्वेश्चन बच्चों, छठे का गया क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है कि यदि a बराबर ये हो तो सिद्ध कीजिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, ये हमने कहाँ कर रखा है, ये हमने कर रखा है बच्चों, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना। 324 BD कोड में ये आपका 9th का क्या क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं, 2023 में आया हुआ है ये, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके उसको देख लेना, ठीक है। यह क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध r, यानी n क्रॉस n पर चेक करना है, जहाँ रिलेशन ये है, तुल्यता संबंध है, यानी ये रिलेशन इस तरीके का इसने दे रखा है और ये तुल्यता संबंध हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समतुल्यता के लिए लेकर के चलते हैं, ठीक है। तुल्यता संबंध कौन सा होगा, जो समतुल्य, सममित और संक्रमक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा वो आपका तुल्यता यानी एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, है ना, यानी तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम समतुल्यता के लिए चलते हैं, समतुल्यता के लिए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, माना इसमें एक एलिमेंट उठा करके चलेंगे हम, ठीक है, जिस भी सेट में से उसने दिया है उस सेट में से, n क्रॉस n में से, ठीक है ना। हम एक सेट उठा करके लेके चलेंगे, सॉरी एक एलिमेंट उठा करके लेके चलेंगे। हमने ए बी उठाया, मान लिया किसमें से, ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, n क्रॉस n एक सेट है, उसमें से हम लेकर के चले। इस प्रकार है कि अब ये इस तरीके से है कि अगर ये रिलेशन इसी पे मैं लगाऊं, अगर इसी पे मैं लगाऊं तो वो भी इसी में आना चाहिए n क्रॉस n में, क्योंकि n क्रॉस n से n क्रॉस n में ही ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अगर ये CD होता तो A का हम D के साथ मल्टीप्लाई करते और बराबर रख देते B और C की, यानी बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके बराबर रख देते अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी ए बी आ जाएगा, फिर बराबर रख देंगे अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके बी ए। तो बस हमें ये देखना है कि क्या ये बराबर सही है क्या बात ये, तो ए बी बराबर ए बी है, यानी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई कर गया। हम यहाँ कहेंगे अतएव रिलेशन आर या संबंध आर एक समतुल्य संबंध है। अब ये समतुल्य तो हो गया, अब सममित के लिए चलते हैं, ठीक है ना। एक समतुल्य संबंध है, अब किसके लिए चलते हैं, अब सममित के लिए चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सममितता के लिए, किसके लिए, सममितता के लिए, यानी सिमेट्रिसिटी, ये रिफ्लेक्सिविटी था, ठीक है ना, सममितता के लिए। तो इसमें हम दो एलिमेंट उठा करके चलते हैं। इसमें तो हमने एक ही एलिमेंट उठाया था ए बी, इसमें दो एलिमेंट उठाएंगे, माना ए कोमा बी और सी कोमा डी, दो एलिमेंट उठा लिए, बिलोंग्स टू n क्रॉस n में से ही उठाएंगे। इस प्रकार है कि अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखो सममितता ये होती है कि अगर मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में ये रिलेशन लगाऊं, पहले ये रखूं फिर ये रखूं, तो जो आएगा वो ही तब आना चाहिए जब मैं पहले इसको रखूंगा और इसको रखूंगा, ठीक है ना। ये दो एलिमेंट में इसने दे रखा है, अदरवाइज ऐसा होता है कि जो ए आर बी, यानी दो एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ ए और एक ले लेता हूँ बी, जो रिलेशन इसमें आ रहा है वो ही रिलेशन इसमें आना चाहिए बी आर ए में, तब ये सममित माना जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ ए जो है वो पूरा ये पूरा है, और ये जो बी है ये बी ये पूरा सी डी है, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ये लेकर के चलेंगे ए कोमा बी रिलेशन या रिलेटेड टू सी कोमा डी, और किस तरीके से रिलेटेड होंगे, जो इसने दिया है उस तरीके से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब ये है कि ए की गुना डी में हो जाएगी ए डी बराबर, और बी की गुना सी में हो जाएगी यानी बी सी। अब हमें ये चाहिए कि सी डी पहले आना चाहिए और ए बी बाद में आना चाहिए, ठीक है। ये चाहिए होता है, ये चाहिए कि सी डी पहले होना चाहिए आर और ए बी बाद में होना चाहिए। तो अगर ये होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सी की गुना बी में होनी चाहिएगी और डी की गुना ए में होनी चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं ये ऐसे पलट करके लिख दूं बी सी कोमा ए डी, तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा, अब भी ए डी बराबर बी सी, अब भी ए डी बराबर बी सी है। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सी बी बराबर डी ए, ऐसे लिख देता हूँ। इसको उलट पलट कर दिया, गुना है ना ये, तो गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की 3 में करोगे जब भी 6 आएगा, 3 की 2 में करोगे तब भी 6 आएगा, ठीक है ना। तो ए डी को मैंने डी ए लिख लिया। लेकिन अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कि सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी। देखिए बाहर बाहर वालों की गुना सी बी आ गया, अंदर अंदर वालों की गुना डी ए आ गया, तो बराबर बना इसी से ये। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अतः संबंध आर
अतः संबंध आर एक सम्मित संबंध है, यानी ये सम्मित संबंध भी हो गया, सम्मित संबंध है। अब हमें तीसरा दिखाना है एक संक्रमक। जैसे हमने संक्रमक दिखाया उसी के साथ ये क्या हो जाएगा, एकदम एकदम ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो संक्रमक हम दिखाएंगे यही मेन है, बस ये दो तो एक तरीके एकदम से दिखाए जाते हैं, आसान से होते हैं। ये तीसरा थोड़ा टिपिकल पड़ता है, ज़्यादा भी टिपिकल नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है, एकदम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझने की बात है ना। संक्रमकता, संक्रमकता के लिए, ठीक है। देखिए संक्रमकता में हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 एलिमेंट उठा करके चलते हैं। कितने? 3 एलिमेंट। माना ए बी, बी सी और सी डी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, यानी हमने एन क्रॉस एन में से उठाए, इस प्रकार हैं कि अब जो रिलेशन, यानी संक्रमकता ये कहती है कि अगर जो रिलेशन में ये 3 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन सेटिस्फाई हो, इन दोनों का रिलेशन सेटिस्फाई हो, और फिर तीसरे का भी रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी पहले का और लास्ट वाले का। दो तो ये 3 एलिमेंट तो ऐसे लेकर के ही चलने हैं कि पहले 2 का रिलेशन और दूसरे तीसरे का रिलेशन सेटिस्फाई करें। बाद में हम देखेंगे कि पहला और तीसरा भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए कोमा बी रिलेटेड टू बी कोमा सी, इसके हिसाब से क्या होगा इसका रिलेशन, ए डी बराबर बी सी, यही होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा हम ये लेकर के चलते हैं इसमें और इसमें रिलेशन, यानी बी सी रिलेटेड टू सी डी। इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बाहर बाहर वालों की गुना, यानी बी डी, अंदर अंदर वालों की गुना, यानी अंदर अंदर वाले सी सी। सी सी कैसे हो गया ये, बी सी और सी डी, ए बी बी सी, सॉरी बी डी और सी सी। अरे ये गलत लिख दिया क्या, ए बी, हाँ ये गलत लिख दिया, ये ए बी है और ये सी डी है और ये ई एफ है, ई एफ, इसमें तीसरा एलिमेंट ई एफ ले लो आप, ठीक है ना, ये गलत ले लिए भाई, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी डी, ए बी सी डी, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। और ये सी डी लेना है ये वाला, और इसके साथ ये ई एफ होना चाहिए, तो ये सी के साथ एफ आ जाएगा, सी के साथ क्या आ जाएगा, एफ। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, सी एफ, बाहर बाहर वालों की गुना, अंदर अंदर वालों की गुना, यानी डी ई, सी एफ और डी ई। अब यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी ई इक्वल्स टू सी एफ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर देखिए अब क्या होगा। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन ई इक्वल्स टू बी सी को इससे डिवाइड कर दूंगा, सी सी कट जाएगा, बी अपॉन एफ आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, यानी ये ए एफ हो गया और इसकी मल्टीप्लाई बी ई होगी, ठीक है। यानी ये बाहर बाहर वाले हो गए, ये अंदर अंदर वाले हो गए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ एक बाहर वाला ये रहा और फिर इसके साथ ये अंदर वाला है ए बी रिलेटेड टू किसके, एक बाहर वाला ये बाहर बाहर वाले तो ये है ना दोनों, ये दोनों अंदर वाले हैं। तो बच्चे कौन से, एक तो ए बी आ गया, अब बच्चे ई और एफ, ठीक है ना, बाहर वाले और अंदर वाले। तो ये अंदर वाला था दूसरा वाला, ये एफ बाहर वाला था। अब देखिए हम क्या लेकर के चले, पहले इन दोनों को लेकर के चले, फिर इन दोनों को लेकर के चले। अब तीसरा ये मिलना चाहिए था मुझे, पहला और लास्ट वाला, तो ये पहला और लास्ट वाला मिल गया ना, ए बी और ई एफ। अतः ये संबंध क्या हो गया, अतः संबंध आर संक्रमक संबंध भी है, संक्रमक संबंध भी है। अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा अलग है क्योंकि इसमें पेयर वाले एलिमेंट हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देने बात है। बस अगर आपने ध्यान से करा इसको तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बस इसमें ये जो एलिमेंट है अवयव, ये पेयर के रूप में है, एक जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में, इसलिए थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन है आसानी ये भी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला 6 का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
पहले भी आ चुका है, पहले कर चुके हैं हम, तो इसको हम, आप इसको प्लीज़ वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 324 BA कोड में है, 324 BA कोड में 6 का गया क्वेश्चन है। लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना ये कोड। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। 7वें का क्या क्वेश्चन जो है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है, और ये ही क्वेश्चन सेम आया हुआ है, तो ये आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये आया हुआ है आपका 324 BB कोड में है ये, ठीक है। वहाँ पे 7वें का क्या है, ये बस इक्वेशन आगे पीछे है, ठीक है ना। सेम इक्वेशन है, बस ऐसा हो सकता है ये वाली इक्वेशन यहाँ दे रखी हो, ये वाली इक्वेशन यहाँ दे रखी हो, ठीक है ना। तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें के ख क्वेश्चन पर। आव्यूह ए है आपका, और इसमें आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। 2 0 -1 और 5 1 0 0 1 3। देखिए इनवर्स निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको प्रोसेस बिल्कुल पता है। अगर आपको बिल्कुल प्रोसेस से देखना है कि कैसे मुझे पेपर में करना है, तो 324 AX कोड में, यानी जो 2023 में पहला ही कोड है, आप उसमें जाइएगा और उसमें वहाँ जो भी इनवर्स वाला क्वेश्चन है वो देखिएगा। उसको मैंने बिल्कुल प्रोसेस से करा रखा है, जैसा आपको पेपर में करना है, ठीक है ना। अगर इस तरह करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ में आएगी, आप अपनी मिला लेना, ठीक है ना। करना तो आपको सबको आता ही होगा ये, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये अव्युत्क्रमणीय है, सॉरी व्युत्क्रमणीय है, यानी जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अगर ये 0 आ जाता तो ये अव्युत्क्रमणीय हो जाता, यानी उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते थे। तो अब हमें क्या करना है, इसके सहखंड निकालने हैं। सहगुणनखंड कह सकते हो या सहखंड भी कह सकते हो। तो आपको सहगुणनखंड निकालने, इसके सहगुणनखंड सब हर एलिमेंट के अलग अलग निकलेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके अलग अलग निकलेंगे। तो फिर उनसे एक आव्यूह बनेगी बी, सहखंडों से बनी आव्यूह। वो जो आव्यूह होगी उसको हम क्या करेंगे, ये आपकी आएगी, आप मैच कर लेना, ठीक है ना। 6 -2 1 -5 और 2, ठीक है ना। इस तरीके से मैं फिर बता दूं आपको, अगर आपको ये पूरा देखना है कि कैसे निकलते हैं ये, 324 AX कोड में जाना। 2023 में पहला ही कोड है जो मैंने वहाँ बिल्कुल प्रोसेस से करा रखा है, बिल्कुल एक एक चीज़ बता रखी है, ठीक है ना। आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको मिला लेना, अगर आपने इसको कर रखा है तो। फिर एडजॉइंट ए निकलेगा। एडजॉइंट ए क्या होगा, इस बी का परिवर्ताव्यूह होगा। बी का परिवर्ताव्यूह, बी का परिवर्ताव्यूह क्या होता है, इसकी रो को कॉलम बना दीजिए बस, 3 -15 और 5। पहली रो को पहला कॉलम बना दिए, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, -1 6 -2, तीसरी को तीसरा कॉलम, 1 -5 और 2, ठीक है। ये आपका परिवर्ताव्यूह आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1/a ये जो है, इसकी वैल्यू तो 1 आई थी ऊपर, है ना, इसकी वैल्यू तो 1 आई थी, तो यहाँ पे 1 रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यानी आपका जो इन्वर्स आ जाएगा वो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, 3 -15 और 5, -1 6 -2 1 -5 और 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। बस जहाँ तक मैंने देखा है अनसोल्ड में, ये 5 जो है प्लस में आ रहा है, मेरा नेगेटिव में आ रहा है। मैंने क्रॉस चेक भी किया था, मेरा तो माइनस ही आ रहा है। अगर आपका ये प्लस आ रहा है तो मुझे बताइएगा, आपका आ क्या रहा है, माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वें का क्या क्वेश्चन, और उसका भी पहला पार्ट। देखिए बच्चों, आसान क्वेश्चन है ये भी। 0 से π/2 √10x अपॉन √ फिर 10x और प्लस √cot(x) और dx, ठीक है। इसको हम i मान लेते हैं, माना i बराबर ये है, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जब भी 0 से π/2 आपकी लिमिट होगी तो आप परगुण 4 लगाएंगे। ज़्यादातर केस में परगुण 4 चल जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परगुण 4 लगाएंगे। परगुण 4 कौन सी है, देखिए वो भी बता देता हूँ आपको। परगुण 4 ये कहती है कि अगर आपके पास 0 से a कोई फंक्शन है f(x) dx, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लिमिट तो वही रहेगी, f(a-x), ठीक है। x की जगह a-x कर सकते हैं, dx कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का मान एक ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें परगुण 4 लगाई हमने, परगुण 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट तो ये रहेगी 0 से π/2, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम अपर लिमिट में से x घटा करके लिखेंगे। तो इस x में क्या लिखेंगे हम, π/2 - x, तो ये आ जाएगा π/2 - x, और अपॉन ऐसे ही x की जगह यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा, 10 π/2 - x प्लस √ cot
ये भी आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा डी एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू अंडर रूट टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा पॉजिटिव में, तो ये कोट एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे वाला ये भी कोट एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये टेन कोट वाला टेन में आ जाएगा, टेन एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ये भी आई है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, 1 प्लस समीकरण नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी, तो आई और आई तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू। अब देखिए ये और ये दोनों की लिमिट सेम है, तो सेम एक ही लिमिट दे दूं, ठीक है ना। जोड़ेंगे बाद में, आप जो पेपर में करोगे दोनों को अलग अलग जोड़ के दिखाना, पहले ये लिखना, फिर बीच में प्लस लगाना, फिर ये लिखना, ठीक है। मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक लिमिट फिर जोड़ने के बाद एक लिमिट लगाकर इसको अलग अलग ऐसे कर लेंगे, अंडर रूट टेन एक्स, और इसके अपोन में आपका हो जाएगा, इसके अपोन में हो जाएगा आपका रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स, फिर प्लस लगाएंगे, और फिर ये सेकंड वाला रूट कोट एक्स डिवाइड्स बाई रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, और पूरे के बाहर लगा देंगे डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए आप, रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स, और इसमें भी रूट टेन एक्स, ओ सॉरी ये रूट यहाँ तक है बस, ये आगे का रूट नहीं है ना, रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, यानी ये नीचे वाली दोनों की सेम है। तो जब नीचे वाले दोनों की सेम है तो एलसीएम में ऊपर वालों को जोड़ करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू, जो ऊपर आएगा वही नीचे आ जाएगा, ऊपर भी रूट टेन एक्स प्लस कोट एक्स आ जाएगा, रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स, और नीचे भी यही आ जाएगा, रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स, ठीक है, और डी एक्स। तो इस पूरे से ये पूरा कट के 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई टू 1 डी एक्स, ठीक है ना, 0 से पाई बाई टू 1 डी एक्स, और इधर चलेगा 2i। तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू 1 का समाकलन होता है x, और लिमिट इसकी 0 से पाई बाई टू, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई बाई टू, और आपका ये i इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8वें का क का ही सेकंड पार्ट जी, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस ई 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 8 लॉग बेस ई 2, यानी ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी 0 से लेकर के a तक है, 0 से लेकर जब भी a तक, यानी a यहाँ कुछ भी हो, a तक हो, तभी आप क्या करोगे, आप लिमिट जो आपको परगुण 4 है वो आपको लगा करके देखनी है, ठीक है ना। ज़्यादातर केस में वो एप्लीकेबल होती है, चल जाती है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, और उसको i मान लेंगे, माना i बराबर 0 से पाई बाई 4, यही है लॉग बेस ई 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें परगुण 4 वही लगाई, परगुण 4 दोबारा वही लिख लेना पीछे से जो हमने लिखी थी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा लॉग बेस ई 1 प्लस टेन, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, अपर लिमिट में से x घटा करके लिखना है हमें डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो सही से, तो 0 से पाई बाई 4 ये आ जाएगा लॉग बेस ई 1 प्लस टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी टेन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 से पाई बाई 4 लॉग ई, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 10 45, 1 माइनस टेन एक्स और डिवाइड्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस ई, देखिए ये पूरा एलसीएम में ऊपर चला जाएगा, जब एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स और प्लस 1 माइनस टेन एक्स, और डिवाइड्स में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स एलसीएम में, ठीक है, डी एक्स। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस ई, देखिए ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब ये लॉग एम अपॉन एन हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, इन सबको मैं लिमिट अलग अलग कर सकता हूँ, 0 से पाई बाई 4 लॉग 2
dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस 10x dx। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 थी ऊपर और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 यही थी पूरी, i बराबर ये था पूरा प्लस में, ठीक है ना। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा इधर तो 2i हो जाएगा और इधर इससे ये जो है देखिए देखिए ये वाला माइनस में है और समीकरण 1 में यही चीज़ प्लस में रखी हुई, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस के कट जाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ। तो हम इसको लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अभी log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 अंदर क्या बचा 1 का हो जाएगा आपका x और ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो ये आएगा 2i इक्वल्स टू log बेस 2 सॉरी log 2 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा इधर, सॉरी 1 2 शायद पहले भी चला था क्या बाहर, नहीं सही था ये, log 2 कुछ भी नहीं चला था बाहर। ये लिमिट पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 4 है, यहाँ पे दिक्कत हुई बस, पाई बाई 4 है तो ये पाई बाई 4 हो जाएगी, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये 2 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 4 इंटू ये 2 तो पाई बाई 8 हो जाएगा और log में आ जाएगा 2, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, यही लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। इसको लिख देना बराबर LHS, फिर प्रूफ लिखना और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख क्वेश्चन। बच्चों ख क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन बिल्कुल है ना। ये कहाँ है 324 AX कोड में, जो कि 2023 में आया हुआ है, वहाँ पे ये 8वें का क है, ठीक है, 8वें का क है। और इसी तरीके से आपका जो अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको 9th का जो क क्वेश्चन है, 9th का क क्वेश्चन जो है, चलो उसको आगे करेंगे है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये जो 9th का क क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हम कर चुके हैं पहले, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बार बार करा करके कुछ फ़ायदा नहीं है इनको, जब हमने एक बार करा रखे हैं ना वीडियो लंबी हो जाती है उसमें। तो हम क्या करते हैं, ये 324 AX में आप जाओगे, मैं प्लेलिस्ट की लिंक जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। 324 AX ये 2023 में आया हुआ है, सबसे पहला कोड, ठीक है ना। वहाँ पे 7वें का ख क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आपके नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं 9th के ख क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। ये कह रहा है कि यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई हो और cos a प्लस माइनस के 1 के इक्वल ना हो, तो सिद्ध कीजिए ये dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, ठीक है। और ये देखिए cos स्क्वायर a प्लस वाई भी आना है इसमें, तो यहाँ से कुछ आइडिया लगा मुझे कि cos स्क्वायर a प्लस वाई लाना है, तो ये इसके अपॉन में लाओ, ये आ गया cos y अपॉन cos a प्लस वाई और इक्वल्स टू x। अब इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो, dwr2x यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाला ही एज इट इज cos a प्लस वाई, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन cos y का क्या होता है माइनस के साइन y और y का dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का। अब ऊपर वाला एज इट इज cos y, नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का क्या हो जाएगा माइनस के साइन a प्लस वाई और a प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो a का 0 y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें भी dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में आएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे जो है x रखा है इसका आ जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए dy बाई डी एक्स ले लेते हैं कॉमन, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस के कॉस a प्लस वाई मल्टीप्लाई में साइन y और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा कॉस y और साइन a प्लस वाई और पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया आपका dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू में आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये क्या फॉर्मूला बना साइन a माइनस b का फॉर्मूला बना, साइन a ये रहा और b ये रहा और इनटू में है आपका dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू है आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल आउट होकर के यहाँ क्या बचेगा साइन ए मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की जब वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगी cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दे रखा है y बराबर साइन एक्स होल पावर 10x, कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालो जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो,
और उसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों तरफ। तो लिख लेना दोनों तरफ लॉग लेने पर, इधर भी लॉग ले लेंगे और इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स होल पावर 10x। तो यहाँ पे log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है n log m, n आगे आ जाता है, यानी जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है log के, ये log की प्रॉपर्टी कहती है। ये हो जाएगा log sin x। log की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर log m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा और इसको हम log m लिख सकते हैं, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी है जो हमने यूज़ की यहाँ पर। अब देखिए, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं dw/2x। तो ये क्या हो जाएगा log y का 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये दो फंक्शन हो गए आपके पास अलग अलग, तो एक को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को आपको सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 10x, सेकंड का डिफरेंशिएशन log sin x का 1/sin x और sin x का दोबारा करेंगे cos x, ठीक है। अब की बार प्लस में log sin x जो का तू दूसरा फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे 10x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये तो हो गया 10x, ये हो गया cos अपॉन साइन कोट x, और प्लस ये हो गया आपका sec स्क्वायर एक्स log sin x, आगे पीछे लिख दिए बस, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए ये dy/dx है और ये जो y है इधर मल्टीप्लाई में ले गया हूँ, 10x को 10x लिखा रहने दो, कोट x को 1/10x लिख लो, इससे कैंसिल आउट होकर के 1 बचा देगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स log sin x, ठीक है, log sin x। अब देखिए dy/dx इक्वल्स टू, y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है, सबसे ऊपर जहाँ क्वेश्चन दे रखा है इसने ये y की वैल्यू sin x होल पावर 10x, ठीक है। और यहाँ पे बचा 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स log sin x, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आंसर है ये तो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था और पेपर भी आसान था ये, ठीक है ना। तो बच्चों आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी सेट अगली वीडियो में हम देखेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट देखेंगे, ठीक है ना। EY था ये, अब इसके बाद EZ होगा मेरे ख्याल से, तो उसको भी